चलिए शुरू करते हैं अपना सबसे पहला वीडियो जो है चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर है बायोलॉजी का और इसमें हम सबसे पहले जानेंगे सेल के बारे में। फंडामेंटल यूनिट मतलब कि सबसे छोटी यूनिट लाइफ की क्या होती है। सभी को पता है कि सभी ऑर्गेनिजम्स एक सबसे छोटी यूनिट से बने हुए हैं जिनको हम बोलते हैं सेल। ये सेल वर्ड जो होता है ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। और ये कहाँ से आया था? ये लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है लिटिल रूम। इसको नाम दिया किसने? तो सबसे पहले सेल किसने देखा, इन सब के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। कर क्या रहे थे ये? कॉर्क कॉर्क होता है किसी भी ट्री की बार्क से मिलने वाला एक सब्सटेंस होता है, ठीक है। इन्होंने अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में इसको ऑब्जर्व किया तो उन्होंने कुछ हनीकॉम्ब टाइप स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व करे, ठीक है। बात ये है ईयर 1665 की। इस ईयर में अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में ये कॉर्क के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व कर रहे थे। तो वहाँ उन्हें ये हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए जिन्हें इन्होंने नाम दिया सेल, ठीक है। फ्री सेल कैसे देखा गया? थोड़े से माइक्रोस्कोप्स इम्प्रूव हुए और एक इम्प्रूव माइक्रोस्कोप से 1674 में ल्यूवेनहॉक ने पॉन्ड वाटर में, ठीक है, पॉन्ड वाटर की एक ड्रॉप ली और उसको जब अपने माइक्रोस्कोप में उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उन्हें एक लिविंग सेल मतलब जिंदा लिविंग सेल दिखाई दिया। और रिसर्चेज हुई 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। रिसर्चेस चलती रही 1839 में, ठीक है। 1839 में परकिंजे जो थे, ये साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने क्या देखा? इन्होंने जो सेल के अंदर फ्लूइड सब्सटेंस था, ठीक है, जो फ्लूइड सब्सटेंस था उसको इन्होंने नाम दिया प्रोटोप्लाज्म। क्या बोला उन्होंने इसे? प्रोटोप्लाज्म। किसने दिया था? परकिंजे ने, ठीक है। फिर शील्डन एंड श्वान, ये दो बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने दी सेल थ्योरी। सेल थ्योरी का मतलब इन्होंने बताया कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट या एनिमल्स, सभी किससे बने हैं? सेल्स से बने हुए हैं। इन्होंने ये थ्योरी दी थी और इन्होंने ये भी बताया कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। इन्होंने बताया था कि सेल बेसिक यूनिट है लाइफ की। बाद में इसी सेल थ्योरी को, तो सेल थ्योरी किसने दी? शील्डन एंड श्वान ने दी थी। और इन्होंने बताया इस सेल थ्योरी में कि सभी प्लांट्स और एनिमल्स सेल से बने हुए होते हैं, इनकी बेसिक यूनिट होती है सेल। साथ ही इसको फिर वर्चाओ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1855 में इसी सेल थ्योरी को एक्सपैंड किया और इन्होंने बताया कि सेल्स जो हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होते हैं, ठीक है। इन्होंने इस सेल थ्योरी को एक्सपैंड किया। इन्होंने कहा सेल बेसिक यूनिट तो है ही और एक सेल दूसरे सेल से ही जो है ओरिजिनेट हो रहा है, और मतलब पुराना सेल डिवाइड करके दूसरे नए सेल्स उसी से ही बन रहे हैं। इन्होंने उस सेल थ्योरी को एक्सपैंड किया। अब हम देखेंगे एनिमल्स जो होते हैं ना, ऑर्गेनिजम्स, सॉरी नॉट एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स दो टाइप के होंगे। एक होगा यूनिसेल्यूलर और एक होता है मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स सिंगल सेल्ड होते हैं जो कि सिर्फ एक ही सेल से बने हैं। जैसे कि हमारे इसमें एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे, इसमें आएंगे अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है। ये सिंगल सेल्ड होते हैं, सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं ये ऑर्गेनिजम्स। और मल्टी सेल्यूलर होते हैं जो कि कई डिफरेंट टाइप के सेल से मिलके बने हैं, जहाँ पे हर टाइप का सेल अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहा है।
जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सभी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट चीज़ है डिवीजन ऑफ लेबर इन सेल्स। सेल्स में डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। अगर हम देखें कि कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, कोई ऑफिस है, वहाँ पे काम होना है, तो ऐसा तो है नहीं कि पूरा ऑफिस एक ही पर्सन संभाल लेगा। वहाँ पे टीम्स बना दी जाती हैं, है ना। हर टीम को अलग अलग काम दिया हुआ है कि वो फर्स्ट टीम ये काम करेगी, सेकेंड टीम का ये काम है ना, थर्ड टीम का ये काम है और फोर्थ टीम का दूसरा काम है। अब उसी तरीके से हमारी बॉडी में भी ऐसे ही होता है। जो हमारी बॉडी में हम कहेंगे जो हमारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में हर ऑर्गन का डिफरेंट फंक्शन है। डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, जिसमें स्टमक हो गया हमारा, ठीक है, इंटेस्टाइन्स हो गई, ये डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। हार्ट का फंक्शन अलग है, हार्ट ब्लड पंप कर रहा है। लंग्स का फंक्शन है गैसियस एक्सचेंज है, ठीक है। ये सब हमारी बॉडी के डिफरेंट इनके फंक्शंस हो गए। अब हम बात करें सेल्स में, तो सेल्स में भी हर सेल का अपना अलग अलग फंक्शन होता है ना। डिफरेंट टाइप के सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं, ये तो हमें पता है। ये टिश्यूज अलग अलग टाइप के टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं और डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो सेल्स हैं, इनका हर सेल का अपना अलग अलग फंक्शन है। एक टाइप के सेल्स एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अब इन सेल्स में भी अगर हम देखें तो फर्दर अंदर सेल्स में होते हैं सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। ये हमको पता है कि सेल्स के अंदर सेल ऑर्गेनल्स है। अब सेल ऑर्गेनल्स के भी अलग अलग फंक्शन है। अभी सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जब हम पूरा सेल का स्ट्रक्चर जानेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि सेल ऑर्गेनल्स, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स के क्या क्या फंक्शंस हैं। तो ये जो सेल ऑर्गेनल्स है, इसमें भी इनके फंक्शंस आपस में डिवाइडेड होते हैं। तो ये एक तरीके से डिवीजन ऑफ लेबर है, मतलब काम को डिवाइड कर लिया गया है कि ये ऑर्गेनल ये फंक्शन करेगा, सेकेंड ऑर्गेनल ये वाला फंक्शन करेगा, और इससे मिलके पूरा एक सेल अपना प्रॉपर एक फंक्शन परफॉर्म कर पाता है। तो अब इसके साथ ही हम सबसे पहले आगे चलते हैं सेल स्ट्रक्चर पे, ठीक है। सेल के तीन मेन पार्ट्स होंगे। एक तो हो गया सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। सेल वॉल ये हमें सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में मिलती है देखने को, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है, एनिमल एंड प्लांट सेल्स दोनों में मिलेगी, लेकिन सेल वॉल हमको सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में मिलती है। सेकंड होता है न्यूक्लियस और थर्ड होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म होता है फ्लूइड कंटेंट जो होगा सेल का, ये होता है साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म में होते हैं सेल ऑर्गेनल्स जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल की, ठीक है। ये आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग है, पूरे सेल को कवर करती है, ठीक है। लेकिन ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। अब इस सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये आउटर एनवायरनमेंट में जो भी मटेरियल्स हैं उनको और इनर एनवायरनमेंट जो सेल का है उसको सेपरेट करती हुई जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेलेक्टिवली परमेबल, मतलब कुछ सब्सटेंसेस को अंदर और बाहर आने देगी लेकिन कुछ सब्सटेंसेस को रोक देगी, उनको अंदर नहीं आने देगी। तो इसमें जैसे कि हम सबसे पहले देखेंगे कि एक प्रोसेस होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब है कि मटेरियल, कोई भी सब्सटेंस अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, ठीक है, एक मेम्ब्रेन के थ्रू। ये डिफ्यूजन यूजुअली गैसियस एक्सचेंज में यूज होता है ना। जैसे कि अगर सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, ये सेल है, इसके अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इंक्रीज हो जाए, है ना,
कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी है लेकिन यहाँ इसकी कंसंट्रेशन कम है कंपैरेटिवली अंदर से, तो अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर डिफ्यूज होने लगेगी। ठीक है, ऐसे ही बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है और अंदर ऑक्सीजन कम है। ठीक है, तो ऐसे में क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की कम है और बाहर ज़्यादा है तो ऑक्सीजन अंदर डिफ्यूज हो जाएगी। इस तरह से गैसियस एक्सचेंज होता है सेल के अंदर। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट ही है तो वो निकालना ज़रूरी है, तो इस तरीके से इस सेलेक्टिवली ये जो प्रॉपर्टी होती है सेल मेम्ब्रेन की, सिलेक्टिव परमिएबिलिटी, इसकी वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है और ऑक्सीजन इस तरीके से अंदर जा सकती है सेल में। सेकेंड एक फीचर होता है ऑस्मोसिस, इसके बारे में अभी हम आगे देखते हैं। तो ये मैंने अभी आपको बताया, डिफ्यूजन मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या हुआ, अगर बाहर कार्बन डाइऑक्साइड कम है और अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी दिख नहीं रहा है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ज़्यादा है और बाहर कम है, तो क्योंकि यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है ना, अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन है और बाहर लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ कर जाएगी बाहर। ठीक है, ऐसे ही ऑक्सीजन का होता है। सेकेंड थिंग है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। डिफ्यूजन में गैसेस का मूवमेंट हो रहा था, वहीं ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा। कहाँ से? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। मतलब कि जहाँ वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, वहाँ पे गैसेस मूव करेंगे। ठीक है, सपोज हम एक बीकर लेते हैं और हमने एक बीच में एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई। ठीक है, अब हमने क्या करा, यहाँ पे यहाँ दोनों में ही सॉल्यूशन है। यहाँ पर ये हमने शुगर सॉल्यूशन रख दिया है, इसमें शुगर है। ठीक है, और सेकंड हम लेते हैं, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं। ठीक है, और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स कम है कंपैरेटिवली इसके। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स किधर ज़्यादा है? यहाँ ज़्यादा है, और यहाँ क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स कम है, क्योंकि यहाँ हमने साथ में ये रेड डॉट्स देख रहे हो, अब ये हमने शुगर डिजॉल्व कर दी मान लीजिए। तो क्या होगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स इस मेम्ब्रेन के थ्रू इधर मूव करेंगे। मूवमेंट इधर भी होगा लेकिन नेट मूवमेंट ज़्यादा इस तरफ होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, इधर कॉन्सेंट्रेशन वाटर मॉलिक्यूल्स की कम है, तो वाटर इधर ज़्यादा आएगा, और ताकि दोनों तरफ सेम कॉन्सेंट्रेशन बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ वाटर लेवल से राइज करके आया। तो ऐसे ही सेल्स, किसी हमने सेल को अगर हमने एक बीकर में रखा, ठीक है, हम बीकर में रख रहे हैं, ये सेल है, ये हमारा सेल है, और हमने इस बीकर में वाटर डाला और साथ में हमने शुगर सॉल्यूशन डाल दिया। ठीक है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है उससे, जो फ्लूइड कंटेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन से क्या है, बाहर वाले में वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ से वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर आ जाएगा, एंड आवर सेल विल श्रिंक। इस सिचुएशन में हम बोलेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है बाहर वाला, ये है हाइपरटोनिक। ठीक है, वहीं अगर यहाँ पे वाटर ज़्यादा होता, ठीक है, और अंदर का कॉन्सेंट्रेशन वाटर का कम होता सेल के अंदर, जैसे कि यहाँ दिखाते हूँ, यहाँ हमारा वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है सपोज, ठीक है, और अंदर उतना ही कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब वाटर कम है वहाँ पे। तो क्या होगा, ऐसे में जो वाटर है वो अंदर आ जाएगा और सेल जो है वो हमारा स्वेल कर जाएगा।
तो ऐसे में जब इसको हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसको बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो वाटर है वो कंसंट्रेशन, वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा था बाहर, तो वाटर जो है वो अंदर चला गया। थोड़ा बहुत वाटर बाहर भी आ रहा है लेकिन नेट मूवमेंट हमारा अंदर की तरफ होगा। और अगर हम किसी ऐसे उसमें रखें जहाँ पे सेल का कॉन्सेंट्रेशन और बाहर का कॉन्सेंट्रेशन, अंदर का वाटर मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो ऐसी सिचुएशन में कोई नेट मूवमेंट नहीं होगा, मतलब अंदर भी आ रहा है बाहर भी आ रहा है, इक्वल अमाउंट में हो रहा है, तो वहाँ पे सेल की कंडीशन में कोई चेंज नहीं आएगा, उसमें बोलेंगे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आप किशमिश लो, ठीक है, और उसको अगर आप पानी में डाल दो तो अंदर, क्योंकि किशमिश में स्वीट होता है, वहाँ पे शुगर कंटेंट ज़्यादा है, वाटर कंटेंट कम है, ऐसे में बाहर क्योंकि वाटर ज़्यादा है तो किशमिश जो होती है वो स्वेल कर जाती है। ठीक है, तो यही एक वो है कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। डिफ्यूजन में गैसियस एक्सचेंज होता है, गैस जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मूवमेंट होता है, और ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन। किसकी हाई कॉन्सेंट्रेशन? वाटर मॉलिक्यूल्स की। यहाँ हाई कॉन्सेंट्रेशन किसकी? शुगर सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन नहीं, वाटर मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन, कि वाटर कितना है। शुगर सॉल्यूशन में वाटर कम है और उसमें शुगर ज़्यादा है, और प्लेन वाटर में वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन है वहाँ से वो अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाता है वाटर। तो ये हो गया हमारा ऑस्मोसिस। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और जो चीज़ ना समझ में आ रही हो प्लीज़ कमेंट्स में लिख के बता दीजिएगा, हम उसके लिए एक वीडियो अलग से ले लेंगे जहाँ पे मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी, सभी डाउट्स। तो हम एक एक क्वेश्चन को मैं उसमें कवर करूंगी, तो प्लीज़ आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट्स में लिख दीजिए, हम उस टॉपिक को फिर से एक वीडियो में कवर कर लेंगे। अब हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली अभी आपके लिए नहीं है, ये आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे। ये लिपिड्स और प्रोटीन्स से बना होता है, ठीक है, इन दोनों चीज़ों से मिलके बनती है सेल मेम्ब्रेन। और ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये फ्लेक्सिबल होती है। ये फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से हमने देखा होगा, जैसे अमीबा है, अमीबा अपना खाना कैसे लेता है, इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से उसमें ऐसी शेप्स, ये स्यूडोपोडिया थ्रो कर पाता है ना, और उसको ऐसे कवर कर लेता है। हमने देखा होगा कि ये खाना आया तो ये एनगल्फ कर लिया उसको। और धीरे धीरे उसको अंदर ले लेगा खाने को। तो ये अमीबा में हमने देखा इस तरीके से। तो ये जिसको फैगोसाइटोसिस भी बोलते हैं, तो ये होता है एंडोसाइटोसिस। अच्छा, एक चीज़ और, ऑस्मोसिस में हमने देखा था कि ऑस्मोसिस जैसे डिफ्यूजन तो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है, वहीं ऑस्मोसिस का एग्जांपल अगर हम देखें तो प्लांट्स की जो रूट्स हैं जो वो वाटर एब्जॉर्ब करती हैं वो ऑस्मोसिस के थ्रू ही करती हैं, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया कि फ्लेक्सिबल होती है, जैसे कि हम देखेंगे कि अपना खाना लेने के लिए जो अमीबा है वो इसी प्रोसेस का यूज़ करता है, तो वो सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ही एनगल्फ कर पाता है उस खाने को। और इसका स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, लिपिड्स और प्रोटीन से मिलके बना होता है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो हम बड़ी क्लासेस में देखते हैं पढ़ने के लिए, अभी आपके लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम देखते हैं सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है ये हमें पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में देखने को मिलती है। ये जो सेल वॉल है ये उसको क्या प्रोवाइड करती है? उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करती है सेल को, ठीक है। तो ये क्या करती है? प्लांट सेल को एक रिजिडिटी प्रोवाइड कराती है। सेल वॉल प्लांट सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड कराती है। साथ ही अगर हम देखें तो ये सेल वॉल बनी किससे है? ये बनी होती है सेल्यूलोज से, ठीक है।
सेल्यूलोज एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो कि प्लांट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। तो ये सेल्यूलोज सेल वॉल में, इसीलिए सेल वॉल जो है रिजिडिटी प्रोवाइड कराती है प्लांट सेल्स को। होती कहाँ है? ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होती है। अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन और उसके बाहर होती है, देखो आप ये देखोगे, ये है सेल मेम्ब्रेन, है ना, और इसके बाहर जो ये है, ये है सेल वॉल, ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है। अब अगर कोई लिविंग प्लांट सेल है, ठीक है, और ऑस्मोसिस के थ्रू उसने अगर वाटर लूज किया, तो उस सिचुएशन में सेल वॉल इंटैक्ट रहेगी, और जो बाकी प्लांट लूज करेगा अगर सेल, तो सेल मेम्ब्रेन से श्रिंक होके, सेल तो श्रिंक कर गया लेकिन सेल वॉल उसको इंटैक्ट रखती है। वहीं अगर सेल एब्जॉर्ब कर ले वाटर, कहीं ऐसे सॉल्यूशन में है जहाँ पे हाइपोटोनिक है, सेल अगर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इस सिचुएशन में ये सेल को बर्स्ट नहीं होने देती है सेल वॉल, है ना। तो सेल जब स्वेल करके प्रेशर डालेगा सेल वॉल पे, तो सेल वॉल इक्वल प्रेशर डालती है सेल मेम्ब्रेन पे इधर से, तो ये इस तरीके से उसको सेल को बर्स्ट नहीं होने देता है। तो ये तो हो गया, इसका क्या फंक्शन हो गया? रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना सेल को, ठीक है। और उसको ऑस्मोसिस के थ्रू जो ये सेल स्वेल कर रहा है ना, उस सिचुएशन में उसको सेल को प्रोटेक्ट करती है ताकि वो सेल बर्स्ट ना हो। ये हमने पढ़ ही लिया, मैंने आपको बता दिया अभी कि आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। ये मैंने बताया कि आइसोटोनिक सिचुएशन में एज इट इज रहेगा सेल, हाइपोटोनिक में क्या होगा? सेल स्वेल करेगा। अगर बाहर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है तो अंदर वाटर जाएगा, ऐसे में सेल स्वेल करेगा, तो यहाँ से सेल वॉल उसको इक्वली प्रेशर डालती है ताकि वो जो सेल है वो बर्स्ट ना करे। थर्ड, अगर हाइपरटोनिक है तो उसमें क्या होगा? उसमें सेल श्रिंक कर जाएगा और प्लाज्मोलिसिस सिचुएशन, इसको बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, तो यहाँ ये ऐसे सेल को प्रोटेक्ट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट मेन जो सेल ऑर्गेनल है वो है न्यूक्लियस। ये सबसे सेंटर में, सेल के सेंटर में एक डॉट जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है माइक्रोस्कोप में, कि तो डबल लेयर्ड होता है न्यूक्लियस, जो कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। हम देख सकते हैं ये एक मेम्ब्रेन और एक ये रहा हुआ कवरिंग, ये दो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है, और इसके अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस में होता है क्रोमोसोम्स। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनमें इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है, वो इंफॉर्मेशन जो इनहेरिटेंस की, मतलब कि कौन से ट्रेट्स पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होंगे, उसकी ये इंफॉर्मेशन इन क्रोमोसोम्स में स्टोर होती है। किस फॉर्म में स्टोर होती है? डीएनए की फॉर्म में, मतलब कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीएनए की फॉर्म में ये इंफॉर्मेशन डीएनए मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में क्रोमोसोम्स पे स्टोर होती है। अब एक्चुअली क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? इस तरीके से दिखते हैं, पर ये ऐसे नहीं प्रेजेंट होते हैं जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है। सेल इज नॉट डिवाइडिंग, ठीक है, व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग, उस टाइम पे ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये ऐसे ऐसे इंटैंगल्ड थ्रेड लाइक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं सेल न्यूक्लियस में। इसको बोलते हैं हम क्रोमेटिन, ठीक है, ये क्रोमेटिन की फॉर्म में होते हैं। जब सेल डिवाइड होने वाला होता है उस टाइम पे ये क्रोमेटिन इस तरीके से न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज हो जाता है। अब ये न्यूक्लियस जो है इसका मेन फंक्शन वही सेल डिवीजन में होता है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से ये यहाँ पे ये क्रोमोसोम्स हैं, इस तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, ठीक है, और इसमें डीएनए की फॉर्म में
ये स्टोर्ड होते हैं सारे वो इंफॉर्मेशन जिसमें कि जो कि बच्चों से पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होगी। क्रोमेटिन बता दिया मैंने आपको। अब न्यूक्लियस का रोल क्या होता है? एक तो वही सेल्यूलर रिप्रोडक्शन, ठीक है, सेल के डिवीजन में इसका मेन रोल है। सेकेंडली ये न्यूक्लियस ये भी डिसाइड करने में हेल्प करता है कि सेल बड़ा होके ग्रो करके क्या बनेगा, उसका कैसा फंक्शन होगा, क्या किस तरीके का रोल वो प्ले करेगा, ये सब न्यूक्लियस डिसाइड करता है, ठीक है। अब न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसके बेसिस पे टू टाइप्स के सेल होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोट्स। इसमें डिफरेंस होता है, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है और वहीं यूकैरियोटिक सेल्स में हमको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। और साथ ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्योंकि नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, तो उसमें जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो बहुत ही अनडिफाइंड होता है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। मतलब वो ऐसे ही दिखेगा, कोई हैफोजर्ड सा कुछ उसमें डिफाइंड वो हमें इस तरीके से नहीं दिखता है, मतलब मेम्ब्रेन होने की वजह से कोई डिफाइंड दिखेगा, अदरवाइज वहाँ पे वो बस ऐसे ही रैंडम सा दिखता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोइड। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखने को मिलता है। ये जैसे कि बैक्टीरियाज हो गए, है ना, उनमें हमें ये सब मिलेगा। और यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड होता है, जिस क्योंकि उस वेल डिफाइंड होता है न्यूक्लियर रीजन यूकैरियोटिक सेल्स में, क्योंकि उसमें क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। साथ ही साइज की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स साइज में बड़े होते हैं, इनका साइज 5 to 100 माइक्रोमीटर होता है। वहीं प्रोकैरियोटिक सेल्स सिर्फ 1 to 10 माइक्रोमीटर के साइज के होते हैं, है ना, डायमीटर इतना ही होता है। साथ ही इनमें सेल ऑर्गेनल्स भी, कोई भी सेल ऑर्गेनल्स में मेम्ब्रेन नहीं मिलती है, दे डू नॉट हैव एनी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। वहीं यूकैरियोटिक सेल्स में सभी सेल ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं, जिसके बारे में अभी हम सेल ऑर्गेनल्स को आगे पढ़ने वाले हैं। तो सेल ऑर्गेनल्स पे पढ़ते हैं फिर आगे, ठीक है। तो उससे पहले हम देखते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है वो फ्लूइड कंटेंट होता है सेल का, जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर है। ये सारा जो फ्लूइड कंटेंट है, ठीक है, ये सारा जो अंदर फ्लूइड कंटेंट है, ये क्या है, ये जितना भी फ्लूइड कंटेंट हम देख रहे हैं सेल के अंदर, ये होता है साइटोप्लाज्म। वहीं इसी साइटोप्लाज्म में होते हैं सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स सेल्स के अंदर बहुत डिफरेंट टाइप्स की केमिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उन्हीं सब फंक्शंस के लिए सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। हर सेल ऑर्गेनल का अपना अलग अलग फंक्शन है, जो हम आगे अभी देखेंगे। तो सबसे पहले सेल ऑर्गेनल में हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो है ना, ये आई होप आप देख पा रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर है, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स या शीट्स होती हैं, और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ना, वो सिमिलर होती है स्ट्रक्चर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी, ठीक है। और ये ऐसी ट्यूब्स और शीट्स होती हैं जो ये आपको न्यूक्लियस के पास मिलेंगी। अब इसमें दो टाइप के होते हैं एंडोप्लाज्मिक, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक और दूसरा होता है स्मूथ। रफ में क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। ये राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। वहीं जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसका फंक्शन होता है लिपिड बनाने का। तो ये क्या बनाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पूरा फंक्शन क्या है, प्रोटीन्स और लिपिड्स बनाना। अब प्रोटीन्स कौन बनाता है, प्रोटीन्स बनाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इस पे अटैच होते हैं राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स का एक फंक्शन होता है प्रोटीन्स बनाने का। दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि बनाते हैं लिपिड्स, ठीक है। एक और फंक्शन है, क्योंकि ये लिपिड्स और प्रोटीन्स बनाते हैं, और हमने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है, सेल मेम्ब्रेन को हमने पढ़ा था लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी हुई है,
तो लिपिड्स और प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कौन कर रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यही लिपिड्स और प्रोटीन्स किसके फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं? सेल मेम्ब्रेन के। तो जब सेल मेम्ब्रेन को रिपेयर करते हैं सेल्स को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के से, उसको बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस लिपिड्स और प्रोटीन्स की वजह से हो रहा है, मतलब उसको रिपेयर कर रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर रहे हैं ये लिपिड्स और प्रोटीन्स। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही फंक्शन है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का, क्योंकि प्रोटीन्स और लिपिड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन रहे हैं। इसके अलावा ये कुछ एंजाइम्स और हार्मोन्स भी बनाते हैं कि सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो एंजाइम्स जो हैं ये डाइजेशन में हेल्प करती है। तो एक तरीके से लाइजोसोम्स होते हैं। ठीक है, लाइजोसोम्स हम अभी पढ़ेंगे। तो ये लाइजोसोम्स को बनाने में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल होता है। अब इनका फंक्शन क्या है? जो यहाँ पे जो इसके राइबोसोम्स ने जो प्रोटीन्स बनाए है ना, और जो लिपिड्स बन रहे हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करता है ये। ठीक है, यहाँ पैक होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और ये उनको ट्रांसपोर्ट करता है सेल में दूसरी जगह जहाँ भी ज़रूरत होती है वहाँ पे इनको सेंड करने का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। साथ ही ये एक फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर बहुत सी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ है ना, बहुत सारी जो फंक्शंस हैं सेल के वो यहाँ पे परफॉर्म होते हैं। सेकंड आता है गोल्गी एपरेटस। ठीक है, ये है, ये देख रहे हो, ये ये है गोल्गी एपरेटस। इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था कैमिलो गोल्गी ने। और ये भी मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और ऐसे अरेंज्ड होते हैं पैरेलल फॉर्म में, वेसिकल्स होती हैं जो कि एक दूसरे से पैरेलल अरेंज्ड होती हैं। इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन होता है स्टोर करना, मॉडिफाई करना और प्रोडक्ट्स को पैक करना। जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास मटेरियल सिंथेसाइज हो रहे हैं, जो बन रहे हैं मटेरियल्स, उनको पैक करके सेल के दूसरे पार्ट्स में जहाँ पे भी उनको ज़रूरत है वहाँ पे उनको ट्रांसपोर्ट करने में जो है ये गोल्गी एपरेटस हेल्प करता है। ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, ये बेसिकली पैक करके उनको डिस्पैच करता है कि वहाँ भेज दो इसको। ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स शुगर्स हैं वो बनाता है सिंपल शुगर से। कॉम्प्लेक्स शुगर और सिंपल शुगर्स ये अभी आप बाद में पढ़ोगे, तो वो सारा प्रोसेस जो होता है शुगर्स बनने का, कार्बोहाइड्रेट्स बनने का, वो सब यहाँ गोल्गी एपरेटस में होता है। साथ ही लाइजोजाइम्स भी बनाता है, लाइजोसोम्स सॉरी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि लाइजोसोम्स में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहाँ बनती हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन के ये गोल्गी एपरेटस में आती हैं, जो कि इनको पैकेज करके और मॉडिफाई करके पैकेज करके लाइजोसोम्स में कन्वर्ट कर देता है। लाइजोसोम्स बनते ही ये पैक हो जाती हैं उसमें। डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स इसमें लाइजोसोम्स में पैक हो गए। कहाँ हुए पैक? गोल्गी एपरेटस में। डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, ठीक है, फिर से समझते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं, ये होती हैं प्रोटीन्स। ठीक है, और प्रोटीन्स कहाँ बनते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन के ये जाते हैं गोल्गी एपरेटस पे। वहाँ पे ये जो सब्सटेंस एंजाइम्स हैं, ये जो प्रोटीन्स हैं, ये पैक होते हैं और बन जाता है लाइजोसोम्स। ठीक है, अब ये लाइजोसोम्स का फंक्शन क्या है ये हम देखते हैं आगे। लाइजोसोम्स क्या होते हैं? ये अभी मैंने आपको बताया ना, सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहाँ बनी? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और वहाँ से पैक हुई गोल्गी एपरेटस में जाके पैक हुई और बन गए लाइजोसोम्स। ठीक है, तो ये ऐसे छोटे छोटे, इसमें दिख नहीं रहा है कहीं, इस तरीके से ऐसे छोटे छोटे सैक्स होते हैं जो कि ये यहाँ पे होते हैं ये होते हैं लाइजोसोम्स। ठीक है, इनमें होती है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो ये क्या करते हैं? एक तरीके से वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है, मतलब कोई भी फॉरेन मटेरियल अगर हमारी बॉडी में आ गया है तो उसको डाइजेस्ट करना, साथ ही कोई सेल ऑर्गेनल, हमारी बॉडी में नहीं, सेल में कोई भी फॉरेन मटेरियल अगर आ गया है तो उसको डाइजेस्ट करना,
साथ ही सेल ऑर्गेनल्स जो खराब हो गए हैं, वॉर्न आउट हैं, पुराने हो गए हैं, डैमेज हो गए, उन सेल ऑर्गेनल्स को भी डाइजेस्ट करने का काम करता है। साथ ही लाइसोसोम्स सुसाइड बैग का भी काम करते हैं। अब सुसाइड बैग्स क्यों बोलते हैं इनको, कि अगर पूरा सेल डैमेज हो गया है ना, उस सिचुएशन में ये लाइसोसोम्स, दीज लाइसोसोम्स ये क्या करते हैं, ये बर्स्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं, और उससे सारी जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम है वो सेल में रिलीज हो जाएगी और पूरा सेल डाइजेस्ट हो जाता है और उसको ख़त्म कर देते हैं सेल को। इसीलिए इनको सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी बोलते हैं, मतलब एनर्जी से हाउस होता है। यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो ये हमें दो मेम्ब्रेन्स दिखाई देंगी, देख लो, ये दो मेम्ब्रेन्स हैं इसकी, ठीक है, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन्स। तो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में। और होता क्या है, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो तो इंटैक्ट होती है, और जो अंदर, ये तो हो गई आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना वो बहुत ज़्यादा फोल्डेड होती है इस तरीके से। क्यों, इससे क्या होता है, इससे सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, ऐसे फोल्ड होने से सरफेस एरिया इंक्रीज होने से वहाँ ज़्यादा एटीपी प्रोडक्शन होगा। एटीपी प्रोडक्शन मतलब एटीपी होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एटीपी को एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। तो हमारी बॉडी में जो एनर्जी होती है ना, वो स्टोर हो जाती है एटीपी की फॉर्म में, और ये स्टोर्ड एनर्जी जब भी सेल को ज़रूरत होती है वो इस एनर्जी को यूज़ कर लेता है। तो ये एटीपी का प्रोडक्शन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब स्ट्रेंज ऑर्गेनल से, क्योंकि इसके अंदर इसका खुद का भी डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं इसके अंदर, इसका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, ठीक है। तो मैंने बता ही दिया आपको कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और एटीपी क्या होता है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है, मतलब एनर्जी जो है वो एटीपी की फॉर्म में सेल के अंदर स्टोर्ड होती है, और जब भी ज़रूरत होती है स्टोर्ड एनर्जी को एटीपी की ब्रेक डाउन करके उस एनर्जी को यूज़ कर लेते हैं सेल्स। साथ ही इसका खुद का अपना डीएनए और राइबोसोम्स भी होते हैं, जो कि इसको एक बहुत ही स्ट्रेंज ऑर्गेनल बनाते हैं। नेक्स्ट आता है प्लास्टिड्स। ये प्लास्टिड्स हमें सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में मिलते हैं, ये हमें एनिमल सेल्स में देखने को नहीं मिलते हैं। और प्लास्टिड्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। जिसमें भी कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट होगा जिस प्लास्टिड में, है ना, वो कहलाएगा क्रोमोप्लास्ट, और जिसमें वाइट या कोई पिगमेंट नहीं होता वो होता है ल्यूकोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट में भी जिस प्लास्टिड में जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं, इनमें जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, जो कि ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। और ल्यूकोप्लास्ट क्या करते हैं, ये स्टार्च को स्टोर करते हैं, ऑयल और प्रोटीन ग्रैन्यूल्स को स्टोर करते हैं। इनको स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन ग्रैन्यूल्स को स्टोर करने का काम ल्यूकोप्लास्ट का होता है। प्लास्टिड्स भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इनका खुद का अपना डीएनए होता है और साथ ही अपने राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा प्लास्टिड्स के बारे में। अब हम आगे चलते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं, ये स्टोरेज सैक्स होते हैं, और ये एनिमल सेल्स में बहुत छोटे होते हैं, होते दोनों में है, एनिमल सेल्स में छोटे मिलेंगे और प्लांट सेल्स में बहुत लार्ज होते हैं, मतलब इनफैक्ट कई बार तो इतने होते हैं कि बहुत सारा एरिया ये सेल का कवर रखते हैं वैक्यूल्स। और प्लांट सेल्स में ये किससे फिल्ड होते हैं, सेल सैप से भरे हुए होते हैं, जो कि प्लांट्स को टर्जिडिटी या रिजिडिटी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। ये वैक्यूल्स प्लांट सेल्स में सेल सैप से भरे हुए होते हैं, और ये सेल्स को टर्जिडिटी, रिजिडिटी प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही इनमें बहुत से
अमीनो एसिड्स, शुगर्स, ऑर्गेनिक एसिड्स या प्रोटीन्स भी स्टोर्ड होते हैं, ठीक है, इन वैक्यूल्स के अंदर। तो ये हो गए वैक्यूल्स। इसमें मेन तो यही इंपॉर्टेंट है कि जैसे एनिमल सेल्स में ये छोटे होते हैं साइज में और प्लांट सेल्स में काफ़ी बड़े होते हैं और इनमें सेल सैप होता है जो कि उसको टर्जिडिटी प्रोवाइड कराता है। इसलिए मैंने आपको बताया भी फुल ऑफ सेल सैप, प्रोवाइड टर्जिडिटी और अमीनो एसिड, शुगर और ऑर्गेनिक एसिड्स और प्रोटीन्स को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अगले वीडियो में हम सेल डिवीज़न पे बात करेंगे। ऑल्दो ये अभी आपके यहाँ डिटेल में नहीं है, छोटा है, लेकिन हम इसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज हैं, आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स हैं, आपको जो भी समझ में नहीं आया है, प्लीज़ कॉमेंट्स में मुझे बताइएगा और हम सारे क्वेश्चंस को मैं एक साथ लेके एक प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो बनाऊंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपके लिए आने वाले ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस में लेकर आने वाली हूँ। तो हम जहाँ पे धीरे धीरे सभी चैप्टर्स को कवर करेंगे और कीप स्टडिंग। थैंक यू।